यह बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी को लेकर हर लड़के की तरह मेरे भी दिल में कई सारे जज्बात भरपूर पड़े थे। उन दिनों मैं अपनी पत्नी पर बेहद प्यार लुटाया करता था। मुझे रोमांस करना काफ़ी पसंद था, लेकिन बढ़ते प्यार के साथ साथ मेरी पत्नी जो थी अब माँ बनने वाली थी। उन दिनों मैं अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता था। मैं अक्सर उसके आसपास रहता, लेकिन डॉक्टरों ने हमें साफ कह दिया कि प्रेगनेंसी के हालत में कभी भी अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। लेकिन मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। मुझे उस वक्त काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। मैंने ये शादी भाग कर की थी। इसी वजह से प्रेगनेंसी के दिनों में मेरी पत्नी की मदद करने वाला कोई नहीं था। उन दौरान मेरी पत्नी ने ही अपनी छोटी बहन को हमारे घर बुलाया था। उसकी छोटी बहन अक्सर हमारे घर पर नाइटी पहनकर घूमा करती थी। अक्सर उसे देखकर मेरा मन जो था वह मचलने लगता था। कई बार मैंने अपने आप को उन सब कामों से भी रोका था, लेकिन मेरी पत्नी की जो छोटी बहन थी वह दिखने में बेहद सुंदर थी। एक रात मैंने जमकर दारू पिया था। मैंने सोचा कि आज अपनी पत्नी के साथ जमकर अपने जज्बातों को थोड़ा हल्का करूंगा। लेकिन जैसे मैं अपने कमरे में गया तो मेरी पत्नी कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। मैं कंबल के अंदर ही अपनी पत्नी पर प्यार लुटाने लगा और धीरे धीरे मेरे जज्बात जो थे वह बढ़ने लगे थे और नशे में ही वह सब कर बैठा। जब सुबह होश आया तो मैंने देखा कि कंबल के अंदर मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी साली। मेरा नाम गौरव है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे घर में माता पिता और दो बड़े भाई रहते थे। मैं सबसे छोटा था। छोटा होने की वजह से मैं सबका लाडला था। माता पिता ने आज तक मेरी हर एक ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा किया था। मेरे माता पिता बचपन से चाहते थे कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनका कारोबार संभालूं, लेकिन मैं अपने पिता का कारोबार बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत अच्छी कंपनी में एक नौकरी करना चाहता था। हम लोगों का कपड़ों का एक बहुत बड़ा कारोबार था, जिसमें मेरे दोनों बड़े भाई आगे संभाल रहे थे और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी उस कारोबार को संभालने की। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे अब दोनों भाई बड़े हो रहे थे और इसी वजह से उनकी जल्द शादी हो चुकी थी। माता पिता ने दोनों भाइयों की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ पक्की कर दी और वह मेरी शादी भी आने वाले वक्त में पसंद की ही लड़की के साथ करना चाहते थे। और इसी तरह वक्त जो था बड़ी तेजी से बीत रहा और इसी वजह से ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले ही मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त माता पिता ने मुझे पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई भेजा था। मैं मुंबई में एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। लेकिन तभी कॉलेज में मेरी एक लड़की के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जिसका नाम मधु था। मधु दिखने में बेहद सुंदर थी और साथ में ही वह बहुत ही ज्यादा सिंपल सी थी। मुझे सिंपल लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद थी। मुझे जिस टाइप की लड़की चाहिए थी वह मधु ही थी। उसकी जो आंखें थी वह बड़ी बड़ी थी। मैं अक्सर उसकी आंखों को देखकर अपने सपनों में गुम हो जाया करता था। मधु जो थी वह पढ़ने में बेहद होशियार थी, लेकिन उसकी जो कास्ट थी वह हमारी कास्ट से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। वह एक पंडित जी की लड़की थी, यानी कि वह लोग मांस मच्छी बिल्कुल भी नहीं खाते थे। लेकिन हमारे घर पर तो रोज आए दिन नॉनवेज बनता था। इन सब के बावजूद भी मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो चुकी थी और मैं अपनी मोहब्बत को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में मैं उस लड़की के साथ क्या करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने उस लड़की के साथ अपने प्यार का इजहार तक भी नहीं किया था। मैं अक्सर पढ़ाई के बहाने उसके पास बैठ जाया करता था। मधु जो थी वह मुंबई के ही रहने वाली थी। उसके घर में माता पिता और एक छोटी बहन रहा करती थी। मधु की जो लाइफस्टाइल थी वह बेहद अलग सी थी। एक दिन कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था। उस दिन मधु एक बहुत ही सुंदर सा सूट पहन कर आई थी, जिसमें वह बेहद सुंदर लग रही थी। उस वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाया था और मैं बिना देरी किए मधु को जाकर उस समय प्रपोज कर दिया। मधु उस वक्त मुझे देखकर हक्का बक्का रह चुकी थी। कहने लगी कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम जानते हो कि हम दोनों की जो कास्ट है वह अलग है। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम दोनों के परिवार वाले बिल्कुल भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने तभी मधु को कहा कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मुंबई में ही सेटल हो जाऊंगा। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। अगर मेरे माता पिता इस रिश्ते को नहीं माने तो मैं तुम्हारे साथ अलग घर लेकर रहूंगा और कभी कदार अपने माता पिता से मिलने के लिए भी चला जाया करूंगा। बेशक वह मुझे माफ कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने घर पर अपने माता पिता से मधु के बारे में बात की तो मेरी माँ तुरंत मुझ पर बरस पड़ी थी। वह कहने लगी कि तुम्हें पढ़ लिख कर हमने इसलिए काबिल बनाया था कि तुम किसी गैर लड़की के साथ
बिना माता पिता की मर्जी के शादी कर लो। माँ उस वक्त गुस्से में मुझे बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन तभी मैंने माँ को कह दिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मधु के साथ ही करूंगा। उस वक्त मैंने लाइफ में पहली बार अपने लिए कोई बात रखी थी। मैंने आज तक कभी भी कोई चीज की जिद बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन आज मैंने अपनी माँ के सामने अपनी बात रख दी थी। मेरा जवाब सुनकर मेरी माँ हैरान रह चुकी थी। उस वक्त मैंने भी गुस्से में फोन रख दिया था। दूसरी तरफ मधु ने भी जब अपने घर में इस बारे में बात की तो उसके घर वालों ने पहले इनकार किया, लेकिन उसके बाद मधु ने उन्हें मना लिया था। लेकिन उनका कहना था अगर लड़के वालों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। मधु की तरह मैं भी पढ़ाई में बहुत होशियार था। इसी वजह से मुझे कॉलेज की तरफ से ही एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी पूरे 30,000 रुपए थी। मैं इतनी रकम सुनकर बेहद खुश हो चुका था। अब मेरी जिंदगी में कोई चीज की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मुझे उसके बाद बहुत बार अपने माता पिता की याद सताती थी। इसी वजह से मैंने कई बार अपने माँ को समझाने की बहुत बार कोशिश की कि काश वो मान जाए, लेकिन इसी तरीके से करते करते पूरा 1 साल बीत चुका था। माँ अभी तक मेरी शादी उस लड़की के साथ करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा मधु के लिए प्यार जो था वह बढ़ता जा रहा था। अब मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता था। इसी वजह से हार पछताकर मैंने मधु के साथ जाकर मंदिर में ही शादी कर ली। उस वक्त मधु के माता पिता भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। शादी करने से पहले ही मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया था और उसके बाद मधु से शादी करने के बाद मैं उसे अपने साथ अपने नए घर पर ले आया था। सुहागरात की रात मधु दुल्हन का जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठकर बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी और मैं इस वक्त का काफी देर से इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में गया तो मधु को देखकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं मधु से बेइंतहा प्यार करता था। बड़ी ही मुश्किलों के बाद आज मैं उसे हासिल किया था और मधु को पाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत भी अदा की थी, क्योंकि शादी करने के बाद जब मैंने फोन करके अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हमारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम जिंदगी में जो करो, हमें बिल्कुल भी फोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया था। मधु को सुहागरात की रात में कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था। मैं आज उसे खुश देखना चाहता था। इसी वजह से माता पिता के साथ हुई बात को मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया था। मधु का जैसे ही मैंने प्यार से घूंघट उठाया तो मैंने उस पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। मैं अपने आप को बिल्कुल भी उस वक्त रोक नहीं पा रहा था। मधु आज बेहद खूबसूरत लग रही थी और जैसे ही सुबह हुई तो मैंने देखा कि मधु बिस्तर पर वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं परेशान हो चुका। मैं तुरंत उठा और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तभी मुझे पता चला कि मधु किचन में मौजूद थी। मैं जैसे ही सीढ़ियों से दौड़ता हुआ किचन में गया तो मैंने मधु को कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी सुबह सुबह उठकर घर का काम करने की। मधु मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मेरा इस घर में पहला दिन है और शादी के बाद दुल्हन का फर्ज होता है घर में कुछ मीठा बनाना। मैंने आपको कई बार उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप तो उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। इसी वजह से मैं तुरंत नहा धोकर नीचे किचन में आ गई और मैंने सोचा कि आज मैं मीठे में कुछ बना देती हूँ, लेकिन आप जाकर तुरंत फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए उसके बाद नाश्ता बनाकर भी रेडी करती हूँ। मधु की ये बातें सुनकर मैं तुरंत उसे कसकर जाकर पकड़ लिया था और फिर उस पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। मधु ने पहले ही दिन मेरे घर को संभाल लिया था। मधु और मेरा जो प्यार था अब वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैंने धीरे धीरे अपने माता पिता को भी फोन करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अब मेरी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। मैं जानता था कि वह मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी। मैं जानता था कि वह मेरी शादी किसी और लड़की के साथ पक्की करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी को लेकर मेरे भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, ख्वाहिशें थी। मैं भी किसी से प्यार कर बैठा था और मैं भी शादी उसी लड़की के साथ करना चाहता था। अब मैं मजबूर था। अक्सर मैं रात को आता तो फिर मधु के साथ बाहर डिनर पर जाया करता था। मधु के मुकाबले में काफी ज्यादा रोमांटिक भी था। मैं अक्सर उसे रोज सरप्राइज भी दिया करता था। मधु मेरा प्यार देखकर बेहद खुश थी। वह अक्सर रोज मुझे कहा करती थी कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं अपने प्यार में कोई भी कमी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता था। मैं उसे हर रोज प्यार करना चाहता था, उस पर अपना प्यार लुटाना चाहता था। इसी वजह से मैं दिन रात उस पर अपना प्यार लुटाया भी करता था। मधु के बिना एक पल भी मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। लेकिन तभी उन दौरान मधु माँ बनने वाली थी। इस खबर से मैं और मधु दोनों ही खुश हो चुके थे। अब इस घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी।
मधु ने भी अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाई और जैसे ही मैंने ये खबर सुनाने के लिए अपने माँ को फिर दोबारा फोन किया तो माँ ने मेरा फोन ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिया था। मैं समझ चुका था कि वो लोग मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे और ना ही अब मेरे साथ बात करना चाहेंगे। मैं प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता था। इसी वजह से मैंने पहले से ही मधु को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर को चेकअप भी करवाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझे बताया कि प्रेगनेंसी के दिनों में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं हर बात को अच्छे तरीके से समझ रहा था क्योंकि इसके बाद मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अब मेरी ही जिम्मेदारी बनती है मधु की देखभाल करने की, क्योंकि मेरे परिवार वाले इस वक्त बिल्कुल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और वह ना ही कभी आएंगे। लेकिन तभी उन दौरान डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं परेशान हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको इन हालातों में अपनी पत्नी के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाने हैं। आपको पूरे 10 महीने तक अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैं परेशान हो चुका था क्योंकि मैं तो काफी रोमांटिक था और मैं रोज अपनी पत्नी पर दिन रात प्यार लुटाया करता था। लेकिन अब डॉक्टर की बात मुझे माननी ही थी। अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। अब उसके बाद से मैं मधु की देखभाल करना शुरू कर दिया। मैं उसके लिए हर एक चीज की सुविधा लाकर घर पर पहले ही रख देता। मैंने कुछ दिनों से ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी और मैं घर पर रहकर मधु की देखभाल किया करता था। उन दौरान मेरा बहुत मन होता था, लेकिन मैंने अपने मन को कंट्रोल करके रखा था। धीरे धीरे वक्त जो था वह बड़ी तेजी से बीत रहा था और जल्द ही मेरी ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी और अब मुझे ऑफिस जाना था। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं कि लेकिन वक्त के साथ साथ मधु में काफी बदलाव आने भी शुरू हो चुके थे। प्रेगनेंसी के दिनों में अब मधु को काफी तकलीफ भी होनी शुरू हो जाती थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं मधु की देखभाल कैसे करूं। मुझे इन सब की बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी। एक बार मैं परेशान होकर अपनी सास को फोन कर दिया और इस बारे में बात भी की। तभी सास मुझे कहने लगी कि दामाद जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं आज ही अपनी छोटी बेटी सुरभि को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वह अपनी बड़ी बहन का अच्छे से ध्यान रखेगी। उसे मैं फोन पर ही सब कुछ अच्छे से बता दिया करूंगी, जो मधु के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सास की बात सुनकर मुझे एक राहत मिली थी, क्योंकि मेरे अकेले के लिए मधु को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। दूसरे दिन मैं सुरभि का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी तो उस वक्त मैं नहा रहा था। मधु उस वक्त मुझे बाहर से ही आवाजें देना शुरू कर दी। मैंने मधु को मना करके रखा था कि वह सीढ़ियों से बिल्कुल भी ना उतरा करे, क्योंकि अब प्रेगनेंसी के दिन उसके बढ़ चुके थे। इसी वजह से मधु की जो बात सुनी तो मैं तुरंत टॉवल लपेटकर दरवाजा खोलने के लिए तुरंत भागा। तो उस वक्त सुरभि मुझे देखकर हैरान रह चुकी थी। मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैं नहाने के लिए गया था, थोड़ी देर हो चुकी दरवाजा खोलने में, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। लेकिन वह तुरंत मुझे कहने लगी कि नहीं जीजू, आप बिल्कुल भी कोई चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस बताओ दीदी कहाँ है। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी दीदी ऊपर वाले कमरे में मौजूद है। वह तुरंत अपना बैग छोड़कर अपनी दीदी के पास चली गई और मैं उसके बाद सुरभि का बैग लेकर अपने बगल वाले कमरे में जाकर रख दिया। मैंने सुरभि को अपने बगल वाला कमरा दिया था और वह तुरंत फ्रेश होकर मैं सुरभि के पास गया और देखा तो सुरभि और मधु दोनों ही आपस में बैठकर खूब गप्पे लड़ा रहे थे। आज मधु बेहद खुश थी, क्योंकि काफी समय के बाद उसकी बहन इस घर में उससे मिलने के लिए आई थी। मैं भी बेहद खुश था। मैंने सोचा कि चलो, अब मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। सुरभि के आ जाने से अब मुझे कुछ राहत मिलेगी। मैंने उसके बाद सुरभि को भी कह दिया था कि तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे तुरंत फोन कर देना, क्योंकि अब मैं ऑफिस के लिए जाने वाला हूँ। मैंने काफी दिनों से ऑफिस की छुट्टियां पहले से ले ली थी और अब मेरी ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी है। इस बात पर सुरभि हल्की सी गर्दन हिलाकर मुझे हाँ का जवाब दे देती है। उसके बाद मैं नीचे आकर नाश्ता करता हूँ और तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। आज इतने समय के बाद मैं ऑफिस जा रहा था, इसलिए मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। आज मैं सारा दिन ऑफिस में ही काम कर रहा था। मुझे सारा काम अपना कंप्लीट करना था। इसी वजह से सारा दिन मैं बिजी रहा था और रात को भी मैं घर देर पर पहुंचा था। जैसे ही मैंने घर के दरवाजे की बेल बजाई तो तुरंत सुरभि ने आकर दरवाजा खोला था। मैंने सुरभि को पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं, तुम जाग रही हो? तो वह कहने लगी कि मैंने आपको तो कितनी बार कॉल भी किया था, लेकिन आपने तो मेरे कॉल का कोई जवाब भी नहीं दिया और ना ही उठाया। तभी मैंने अपने फोन पर ध्यान दिया और मुझे याद आया कि मैंने
काम की वजह से अपने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने उसी वक्त सुरभि को कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बताओ मधु कहाँ है? क्या उसने रात का डिनर किया? तभी मेरी बात सुनकर सुरभि कहने लगी, दीदी तो कब का सो चुकी है, मैंने उन्हें टाइम पर दवा भी दे दी है, लेकिन बस हम दोनों ने ही अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने तभी सुरभि को कहा कि तुम टाइम पर खाना खा लिया करो, मुझे कभी कदार ऑफिस से देरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद मैं तुरंत बिना देरी किए हुए फ्रेश होकर वापस नीचे आया और मैंने और सुरभि ने मिलकर खाना खाया था। और सुरभि और मैंने दोनों ने मिलकर काफ़ी घंटे तक एक दूसरे से बातें भी की थी और उसके बाद दोनों ही अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। अब इसी तरीके से सुरभि दिन रात मेरी बीवी की पूरी देखभाल करती, उसे कभी भी कोई चीज़ की परेशानी बिल्कुल ना आने देती। अगर उसके पेट में दर्द होता तो खुद से उसे डॉक्टर के पास ले जाती। मैं सुरभि से बहुत खुश हो चुका था। इसी वजह से मैं चाहता था कि सुरभि कभी भी अपने आप को इस घर में अकेला बिल्कुल भी महसूस ना करे। इसी वजह से संडे को मैं छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ बाइक पर बाहर घुमाने के लिए ले जाया करता था। सुरभि भी बाहर घूमकर बेहद खुश हो जाया करती थी। वह भी मुझे अक्सर कहा करती थी कि मैं भी दिन रात घर पर रहकर पक चुकी थी, क्योंकि मुझे इतना घर पर रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। माँ ही हमेशा घर को संभाला करती थी। उन दौरान मेरी और सुरभि की जो दोस्ती थी वह काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। अक्सर हम जब भी घर का कोई भी सामान लाना होता, तो कोई भी राशन लाना होता या फिर सब्जी, तो हम दोनों ही बाइक पर बैठकर बाहर चले जाया करते थे। उस वक्त सुरभि जो थी वह मुझे पीछे से कसकर पकड़ लेती थी और मैं भी उस वक्त उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे सुरभि ने मुझे जीजा कहना छोड़ दिया था। वह अक्सर मुझे आप कहकर बुलाया करती थी। मैं भी सुरभि को इस बात से कुछ भी ना कहता। धीरे धीरे मेरी सुरभि की दोस्ती काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक दिन सुरभि मुझे कहने लगी कि उसे कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट जमा करने हैं और कल आखिरी तारीख है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी जमा नहीं कर पाएगी। मैं भी सुरभि की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आने बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, लेकिन कल मेरी भी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और मेरा भी वहाँ पर जाना बेहद ज़रूरी था और मैं भी उस मीटिंग को कैंसिल बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और इसी वजह से इस वक्त हम दोनों ही काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि हम दोनों ही मधु को घर पर अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन मधु हम दोनों की बातें सुनकर उस वक्त कहने लगी, आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कल की ही तो बात है, उसके बाद सुरभि भी वापस आ जाएगी। लेकिन इस वक्त मुझे काफ़ी चिंता भी सता रही थी, क्योंकि अब प्रेगनेंसी के आखिरी महीना चल रहा था और इस वक्त मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं आखिरी महीने में कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता था। लेकिन तभी सुरभि मुझे कहने लगी कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करें, मैं प्रोजेक्ट जमा करके वापस उसी वक्त तुरंत घर वापस आ जाऊंगी। मैं अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, बस सिर्फ 2-3 घंटे की ही बात रहेगी। दूसरी तरफ मेरी पत्नी भी इस बात पर सहमति जगाती है। इसी वजह से मजबूरन मैं भी इस बात को मान लेती। लेकिन इसके बाद जो मेरी जिंदगी थी वह अब बदलने वाली थी, क्योंकि मेरी एक लापरवाही की वजह से अब मेरी पूरी जिंदगी ही पलटने वाली थी। इसी वजह से जैसे ही मैं दूसरे दिन अपनी मीटिंग में गया और सुरभि अपने कॉलेज चली गई, तो उसके बाद मेरी पत्नी को भूख लगने लगी थी। वह किचन में फल खाने के लिए जाने ही वाली थी कि जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरी तो उसका गलती से पाँव फिसल चुका था और उसकी हालत उस वक्त काफ़ी खराब हो चुकी थी। बड़ी ही मुश्किल से उसने तुरंत सुरभि को फ़ोन किया था और सुरभि भी बिना देरी किए हुए घर वापस आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद आने में उसे देरी हो चुकी थी। जैसे ही उसे लेकर अस्पताल पहुंचाया गया तो मुझे सुरभि ने फ़ोन करके ये सारी खबर बताई। ये खबर सुनकर मैं हड़बड़ा चुका था। मैं तुरंत अपनी मीटिंग छोड़कर अपने घर के नज़दीक अस्पताल पर पहुंचा। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज मेरी ही लापरवाही थी। जब मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, मुझे उसी के साथ घर पर रहना चाहिए था। दूसरी तरफ सुरभि भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वह भी अपने आप को कोस रही थी, वह भी अपने आप को दोषी मान रही थी। लेकिन फिर कई घंटे तक मेरी पत्नी को आईसीयू में रखा गया और उसके बाद डॉक्टर ने एक छोटी सी बच्ची को मेरी गोद में लाकर दे दिया और फिर कहा, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। इस बात को सुनकर मैं पूरे तरीके से टूट चुका था। उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मुझे बच्चे के पाने की बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं थी। मैं तो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उस वक्त मैं खूब रोने लगा, तड़पने लगा। मेरा रोना देखकर मेरे सास ससुर भी मुझे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी को खोया था। उन्हें भी अपनी बेटी के जाने का बहुत ही ज़्यादा दुख था।
अब 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। मैंने अपना काम धाम सब कुछ छोड़ दिया था, खाना पीना भी छोड़ दिया था। मुझे अब जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं थी। मैं दिन रात बस मधु के बारे में ही सोचा करता था कि काश उस दिन मैं मधु के साथ रहता तो शायद मधु आज हमारे साथ मौजूद होती। उसके साथ इतना बड़ा हादसा बिल्कुल भी ना होता। लेकिन अब मैं किसी से कुछ बातचीत नहीं करता था। मेरे सास ससुर मुझे अक्सर समझाया भी करते थे, लेकिन मुझ पर उनकी बातों का भी कोई असर नहीं होता था। मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। मैं उसके बिना बिल्कुल भी जी नहीं पा रहा था। मैं बार बार अपने आप को कोस रहा था। लेकिन तभी एक दिन कमरे में मेरी बच्ची जो थी वह बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे माँ की जरूरत थी। मुझे अपनी बच्ची की भी उस वक्त कोई भी चिंता नहीं थी। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। लेकिन उसके बाद सुरभि कमरे में आई और उस बच्ची को मेरी गोद में लाकर रख दिया और फिर मुझे तुरंत कहने लगी कि आपको इस बच्ची के लिए अपने आप को संभालना पड़ेगा। यह दीदी और आपके प्यार की आखिरी निशानी है। दीदी के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन अभी इस छोटी सी बच्ची को आपकी जरूरत है। उसे एक बाप का प्यार चाहिए। यह दीदी और आपके प्यार की आखिरी निशानी। क्या आप इसके लिए अपने आप को पहले की तरह नहीं कर पाएंगे? उस वक्त सुरभि की बातें सुनकर मुझे एक बार फिर से जीने की एक किरण नजर आई थी। मैंने उस बच्ची को गौर से देखना शुरू कर दिया। मैंने उस बच्ची की आंखें देखी तो उसकी आंखें हूबहू मधु की तरह थी। उसके बाद से मैंने बच्ची के लिए जीना शुरू कर दिया। हालांकि इतना किसी से बातचीत में बिल्कुल भी नहीं करता था। मेरे सास ससुर भी उन दौरान मेरे घर पर ही रहा करते थे, क्योंकि सुरभि अकेली उस बच्ची को बिल्कुल भी संभाल नहीं सकती थी। उसे तो इन सब का तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों की जरूरत के लिए कोई भी सामान चाहिए होता तो मैं हमेशा सुरभि के कहने पर घर पर लाकर रख देता और उसके बाद अपने ऑफिस में चला जाया करता था। मुझे कई बार अपनी पत्नी की कमी जो थी वह खटकने लगती थी। मुझे हर वक्त अपनी पत्नी की याद सताती थी। उसके साथ बीते हुए पल याद आने लगते थे कि आज अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो हम तीनों ही अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते। पता नहीं हमारी जिंदगी को किसकी नजर लग चुकी थी। मुझे कभी कभार यही लगता था कि शायद भगवान ने ही मुझे ये सजा दी है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को तकलीफ पहुंचाई थी, उन्हें दुख दिया था। माता पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चा ही अगर उन्हें दुख दे तो उनके ऊपर क्या बीतती है, ये आज मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन अब वक्त जो था वह बड़ी तेजी से बीत रहा था कि तभी एक दिन मेरे सास ससुर मुझे कहने लगे कि हम और इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, हमें वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए हम इस बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। मैं मधु और अपने प्यार की आखिरी निशानी को बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता था। मेरी औलाद थी, आखिर मैं भला कैसे अपनी बच्ची को अपने से दूर जाने दे सकता था। जब मैंने ये सास को ये सारी बातें कही तो सास मुझे कहने लगी, तो क्या तुम घर पर रहकर अपनी बच्ची को संभाल पाओगे? तो फिर ऑफिस में कौन जाएगा, पैसा कौन कमाएगा? बच्ची के साथ साथ तुम घर की जिम्मेदारियां भी कैसे उठाओगे? बच्चों को संभालने के लिए एक माँ की जरूरत होती है। सास की जो बात थी वह सही थी, इसी वजह से मैं चुप हो चुका था। इस बात को सुनकर अब हम सभी परेशान हो चुके थे, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ रहना चाहता था। तभी मेरे ससुर ने कहा, फिर हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी शादी अपनी छोटी बेटी के साथ करवा देते हैं। इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, क्योंकि अभी मेरी पत्नी को गुजरे हुए पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मैं कैसे दूसरी लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच सकता था। जब मैंने इनकार किया तो सास ससुर कहने लगे, तो हमारे पास भी फिर कोई और रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हें जब मिलना होगा तब तुम आकर इससे मिल सकते हो, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। लेकिन अब मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। इसी वजह से मैंने मजबूरन उस शादी के लिए हामी भर दी और फिर सास ससुर ने दूसरे ही दिन बड़ी ही सादगी के साथ पंडित जी को घर पर बुलाकर मेरी और सुरभि की शादी करवा दी। सुरभि अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। अब दुल्हन बनी वह मेरे कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। हालांकि मैं कई घंटे बैठकर अपनी पत्नी को बस याद कर रहा था। उस वक्त रात के 2 बजे मैं अपने कमरे में गया था। मैंने सोचा था कि उस वक्त सुरभि सो चुकी होगी, लेकिन मैंने तभी देखा कि सुरभि अभी तक घूंघट ओढ़कर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खांसते हुए कहा कि मैं थक चुका हूँ, तुम जाके चेंज कर लो। मेरी बात सुनकर वह वॉशरूम में चली गई। उसके बाद वापस आई तो उसका चेहरा देखा तो मानो ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में बैठकर वह काफी देर तक रोई हो, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से मैं चादर ओढ़कर सो चुका था।
दूसरे दिन मैं जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल चुका। उसके बाद मैंने सुरभि से एक बार भी बात नहीं की। सुरभि उसके बाद मुझे उठकर बहुत कॉल की, लेकिन मैंने उसकी कॉल का बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की थी। मुझे ये शादी में रहकर हमेशा घुटन महसूस होती थी। मैंने सिर्फ अपनी बच्ची की वजह से ये शादी की थी। मैं अक्सर अब घर पर लेट आया करता, लेकिन उस वक्त भी सुरभि हमेशा बैठकर मेरा इंतजार करती। मैं खाना भी बाहर से खा कर आता। जैसे सुरभि के साथ मेरे पहले जैसी दोस्ती थी, वह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। मुझे उसकी बिल्कुल भी कोई कदर नहीं थी। बच्ची के लिए कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ती तो सुरभि मुझे कह देती, तो मैं ऑफिस से आने के वक्त लाकर रख देता। सुरभि को भी अब समझ में आ चुका था कि मुझे इस रिश्ते को अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी मैं अपनी पहली पत्नी मधु को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया था। इसी वजह से रोज मुझे वह खुश करने की पूरी कोशिश करती, ताकि मैं बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले वक्त में समय दे सकूं। हालांकि सुरभि जो मेरे लिए कर रही थी वह मेरे अच्छे के लिए कर रही थी, लेकिन सुरभि जब भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करती या मेरी मनपसंद का खाना बनाकर तैयार करती, तो मैं उन सबको देखकर मुझे काफी गुस्सा आता, क्योंकि मैं यह सिर्फ और सिर्फ अपनी पहली पत्नी मधु के साथ बिताना चाहता था। ऐसे ही वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा था। अब मेरी शादी को पूरा 4 महीना बीत चुका। इन 4 महीनों में मैं अभी तक अपनी पत्नी के साथ कोई संबंध बिल्कुल नहीं बनाया था। हालांकि सुरभि भी इस रिश्ते को बखूबी से निभा रही थी, लेकिन मैं ही हमेशा इस रिश्ते से दूर भागता। सुरभि ने इन 4 महीनों में कभी भी एक बार मुझसे कोई चीज की शिकायत नहीं की। मैं जैसा रखता वो हमेशा वैसे ही रहती। लेकिन एक रात मैं वापस घर आया तो मैंने अपने कमरे में अपनी पत्नी मधु को पाया। वह इस वजह से क्योंकि जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो पीट करके मधु सामने खड़ी थी। मैं जैसे ही खुशी से उसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो उस शख्स को देखकर मैं हैरान रह चुका था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरी दूसरी पत्नी सुरभि थी। सुरभि को मधु के कपड़े देखकर मैं काफी गुस्सा हो चुका था। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी मधु के कपड़े पहनने की। मैं सुरभि की इस हरकत पर काफी गुस्सा हो चुका था। मैंने उसे बहुत सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू आ रहे थे। उस रात मैंने सुरभि को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। उसके बाद मैं सुरभि की बिना कोई परवाह किए अपने घर से बाहर जा चुका था। दूसरे दिन जैसे ही घर वापस आया तो मैंने देखा कि घर पर सुरभि मौजूद नहीं थी, ना ही मेरा बच्चा मौजूद था। मुझे काफी चिंता सताने लगी। जैसे ही कमरे में गया तो टेबल पर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, मुझे पता है आप इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इस रिश्ते को संभालने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं निभा पाऊंगी। मैं ये जान चुकी हूँ कि आप कभी भी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप दीदी से बेइंतहा प्यार करते हैं और मैं भी उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। मैं कभी भी आपके दिल से दीदी का प्यार बिल्कुल भी नहीं खत्म कर पाऊंगी। बस किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरी भी मजबूरी थी ये शादी करने की, लेकिन अब इस रिश्ते को संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं अकेली इस रिश्ते को संभाल रही थी। कल रात को मैंने दीदी के कपड़े इस वजह से पहने थे क्योंकि अब घर पर बैठे बैठे मैं पूरी मोटी हो चुकी थी और जो मेरे पहले के कपड़े थे वह काफी टाइट हो चुके थे। मैंने कई बार आपको कहा भी था कि मुझे आप अपने साथ बाहर कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाएं, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया और ना ही आपने कभी इस बारे में सोचा कि मुझे भी इस घर में रहते हुए कोई चीज की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से मैंने मजबूरन कल रात दीदी के कपड़े पहन लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद आप मुझे इतनी सारी बातें सुनाएंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे काफी तकलीफ पहुंची है। इसी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर अपनी बच्ची को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सारी बातें पढ़कर मुझे काफी तकलीफ पहुंच रही थी। वाकई मैंने सुरभि के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था। पिछले 4 महीनों में मैंने कभी भी सुरभि से पूछा नहीं था कि उसे कोई चीज की जरूरत है तो वह मुझे बता सके, बल्कि जब वह बताती तब भी मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सुरभि ने अकेले इस रिश्ते को संभाला था। हालांकि वह मुझसे काफी छोटी भी थी। उसकी उम्र में तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती फिरती हैं, पार्टी शार्टी करती हैं, लेकिन उसने इस उम्र में शादी के साथ साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी भी संभाली थी। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैं तुरंत बिना देरी किए हुए अपने सास ससुर के घर चला गया। हालांकि अभी तक सुरभि ने भी अपने माता पिता को हमारे झगड़े के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया था कि वह गुस्सा होकर वहां से आई है। मैंने भी तभी सास ससुर से कहा कि सुरभि कहाँ है, तो सुरभि को लेने के लिए मैं आया हूँ। ये बात सुनकर सास ससुर कहने लगे कि सुरभि तो अभी हाल फिलहाल ही तो घर पर आई है, कुछ देर पहले ही आई है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने ही उसे भेजा था क्योंकि मैं सुरभि को सरप्राइज देने वाला था। मैं उसको बाहर आज घुमाने के लिए ले जाने वाला, जल्दी से सुरभि को बाहर भेजे। ये सुनते ही वह खुश हो चुके थे और तभी सुरभि को आवाज देने लगे। सुरभि जैसे ही बाहर आई तो वहां पर मुझे देखकर हक्का बक्का रह चुकी थी।
वह कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने तभी सुरभि को कहा कि तुम जल्दी से चलो, आज हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं। मैं बिना देरी किए हुए सुरभि का हाथ पकड़ा और अपने बच्चे को गोद में उठाकर अपने घर वापस ले आया था। वहां जाकर मैंने सुरभि से माफी भी मांगी और कहा कि तुमने इस रिश्ते को बखूबी से निभाया था। मैं ही आज तक कभी भी इस रिश्ते को निभा नहीं पाया और मैं आज से तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो मैंने मधु को दी थी। मुझे अब माफ कर दो, मैं कल रात तुम्हें गलत समझ बैठा था। उसके बाद मैंने खुशी खुशी सुरभि को गले लगा लिया। पूरे 4 महीने के बाद सुरभि भी मुझे पाकर बेहद खुश हो चुकी थी। ये उसका हक था। फिर मैं सुरभि पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। अब सुरभि के साथ मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।